Hello students, today we will start with third video of fifth chapter OC. Today's topic is types of partners. First type of partner is known as active partner. एक्टिव पार्टनर किसे कहते हैं? जो बिजनेस की डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है उसे कहते हैं एक्टिव पार्टनर. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, द पर्सन हु बिकम अ पार्टनर एंड टेक्स कीन पार्ट, मतलब ध्यान देके पार्ट प्ले करता है इन द मैनेजमेंट, इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर. फर्स्ट लाइन उसकी डिफाइन है. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, द पर्सन हु बिकम अ पार्टनर एंड टेक्स कीन पार्ट इन द मैनेजमेंट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर. सच पार्टनर गेट्स हिज अग्रीड शेयर. इस पार्टनर को अपना शेयर मिलता है इन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म. ही इज कॉल्ड द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर. मतलब जो एक्टिव पार्टनर है वो एजेंट ऑफ अदर पार्टनर माना जाता है. रीजन मैं समझाता हूँ. क्योंकि अगर एक्टिव पार्टनर कोई भी डिसीजन लेता है, सही होता है या गलत होता है, वो सभी पार्टनर को अफेक्ट करता है. इसलिए एक्टिव पार्टनर इज कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ द पार्टनर. जो डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है वो एक्टिव पार्टनर है. दूसरा है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर. मतलब वो इन्वेस्ट करता है लेकिन वो डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसे कहते हैं स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर. द पर्सन हु बिकम अ पार्टनर बाय द पार्टनरशिप डीड and bear loss or profit, but he does not take active part in management of the firm, then he is called dormant or sleeping partner. Though he is an inactive partner, मतलब वो एक्टिव नहीं है, but like other partners his liability in the firm is unlimited. इस स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है. तीसरा है नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम के लिए वो पार्टनर होता है. समझाता हूँ मैं डिटेल में. फॉर क्विक ग्रोथ ऑफ न्यू एस्टेब्लिशिंग फर्म, मतलब कोई व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसको जल्दी ग्रोथ हासिल करनी है. एंड टू स्टे अलाइव इन टफ कंपटीशन, मतलब कड़ी कंपटीशन में अगर उसको टिके रहना है. इफ अ वेल नोन फर्म और पर्सन अलाउज हिज नेम टू बी यूज्ड बाय द फर्म, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर. मतलब आप नए बिजनेस में आते हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, तो कोई पुराना फर्म अगर आपको अपना नाम यूज करने की परमिशन देता है, राइट है, तो उसे कहते हैं नॉमिनल पार्टनर. सिर्फ नाम यूज करने देता है. देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ. फॉर क्विक ग्रोथ ऑफ न्यू एस्टेब्लिशिंग फर्म एंड टू स्टे अलाइव इन टफ कॉम्पिटिशन, इफ अ वेल नोन पर्सन अलाउ हिज नेम टू बी यूज्ड बाय द फर्म, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैपिटल इन द फर्म. वो कैपिटल नहीं लाता बिजनेस में. He only allow his name to be used for the firm. So the goodwill of the firm increase. इससे मार्केट में गुडविल और रेपुटेशन बढ़ जाती है. बट his liability like other partner remains unlimited. चौथा, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. मतलब ये पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा. अगर लॉस होगा तो ये पार्टनर शेयर नहीं करेगा. If a person is made a partner in the firm to take the advantage of his skill, स्पेशल स्किल, उसके पास खास स्किल है, उसका फायदा लेने के लिए पार्टनर बना जाता है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, देन सच पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली मे और मे नॉट ब्रिंग कैपिटल. वो कैपिटल ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता, बट ही इज एंटाइटल्ड फॉर प्रॉफिट. मतलब उसका हक है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा. ही हैज नॉट टू शेयर टू लॉस ऑफ फर्म. फर्म को अगर नुकसान होगा तो ये पार्टनर शेयर नहीं करेगा. पांचवा, पार्टनर बाय एन एस्ट्रोपल और होल्डिंग आउट. ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. अब देखो, द पर्सन हु हैज नॉट साइंड द पार्टनरशिप डीड, जिस व्यक्ति ने पार्टनरशिप अग्रीमेंट में साइन नहीं किया है, डज नॉट ब्रिंग कैपिटल, वो कैपिटल भी नहीं लाता है, एंड डज नॉट शेयर द प्रॉफिट, जिसने अग्रीमेंट भी साइन नहीं किया है, जो कैपिटल भी इन्वेस्ट नहीं करता है, जो प्रॉफिट में भी शेयर नहीं करेगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर वो ऐसा बिहेव करता है. व्हेन अ थर्ड पार्टी assume him as a partner, मतलब तीसरी व्यक्ति उसको पार्टनर मानती है और हमारे बिजनेस के साथ वो डील करता है, then he is called partner by estoppel or holding out. Though he cannot take part in management and profit, मतलब उसको मैनेजमेंट में भी रोल नहीं मिलेगा और प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा. A third party does business with the firm after taking his credit, मतलब उसकी रेपुटेशन को ध्यान में रख के थर्ड पार्टी पार्टनरशिप फर्म के साथ डील करते हैं. हिज लायबिलिटी रिमेन्स अनलिमिटेड. उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है. वापस, वो एक्टिव पार्टनर भी नहीं है, वो कैपिटल भी नहीं लाता है, प्रॉफिट भी
शेयर नहीं करता है, लेकिन वो अपने बिहेवियर से दिखाता है थर्ड पार्टी को कि वो पार्टनर है, उसे कहते हैं पार्टनर बाय एस्टोपर और होल्डिंग आउट। वो मैनेजमेंट और प्रॉफिट में भी शेयर नहीं करता है, लेकिन थर्ड पार्टी उसकी वजह से तो पार्टनरशिप के साथ बिजनेस कर रही है और इससे इसकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, इसी वजह से ये एस्टोपर की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। फिर लास्ट है माइनर पार्टनर। माइनर मतलब जो 18 साल से छोटा है। अकॉर्डिंग टू अ पार्टनरशिप एक्ट ओनली एन अडल्ट पर्सन, मतलब जिसको 18 साल कंप्लीट हो गया है, is able to sign the partnership deed. Therefore, only an adult person can become a partner. A minor cannot. जो 18 साल से छोटा है वो पार्टनर नहीं बन सकता। If any of the partner dies, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, then his minor child, मतलब जो 18 साल से छोटा है, can be made a minor partner. A minor partner has no liability to pay the debt of the firm. Minor को कोई भी liability pay नहीं करना होता है। Creditors cannot take the personal property of minor partner. Creditors मतलब जिसने गुड्स उधार में बेचा है, वो माइनर पार्टनर की कोई भी प्रॉपर्टी में से कर्जे की भरपाई करने के लिए नहीं बोल सकता है। When he become an adult, जब वो अडल्ट हो जाता है, 18 साल कंप्लीट हो जाता है, and if he desires, मतलब अगर वो चाहता है, then he can become a partner just like other partners. मतलब 18 साल कंप्लीट होने के बाद वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको पार्टनर बना रहना है या फिर पार्टनरशिप में से एग्जिट करना है, निकल जाना है। तो ये 6 टाइप के पार्टनर्स पड़े। अब दूसरा है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चे इन दोनों आंसर में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो टाइप्स ऑफ पार्टनर है, टोटल 6 टाइप के पढ़ने पड़े। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म 3 तरह से क्लासिफाई होता है। एक तो अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट, फिर अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। अब टाइम लिमिट के हिसाब से 3 है। पार्टनर्स एट विल, टर्म पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। फिर लायबिलिटी के भी पॉइंट्स है, पार्टनरशिप फर्म विद लिमिटेड लायबिलिटी एंड पार्टनरशिप फर्म विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। फिर अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, और अनरजिस्टर्ड मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट, उसे कहते हैं पहला पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब इच्छा, जब तक सभी पार्टनर्स की इच्छा रहेगी ये पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जब आपस में डिस्प्यूट होने लगता है, फिर कोई प्रॉब्लम होने लगता है, तो सब लोग चाहेंगे कि पार्टनरशिप खत्म कर दें। इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म द लाइफ स्पेन ऑफ फर्म डिपेंड अपॉन द विशेस ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज नो टाइम लिमिट, कोई टाइम की सीमा नहीं है इसमें। द फर्म एग्जिस्ट टिल देयर इज अ यूनिटी एंड अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। जब तक आपस में सहमति रहेगी, यूनिटी है, तब तक पार्टनरशिप रहेगा। इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर wishes to dissolve the firm, then according to the law, by giving notice, he can bring the dissolution of the firm. कोई पार्टनर पार्टनरशिप में से निकलना चाहता है या खत्म करना चाहता है तो नोटिस देगा, उसके बाद तुरंत ही पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। फिर टर्म पार्टनरशिप, इसमें टाइम लिमिट होती है, 2 साल, 5 साल, 10 साल। जैसे ये टाइम पीरियड खत्म, पार्टनरशिप खत्म। लेकिन अगर रिलेशन अच्छे हैं तो पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू हो सकती है टाइम पीरियड खत्म होने के बाद। When a partnership deed, when in the partnership deed, the time limit of the partnership is mentioned, then it is called term partnership. ये फर्स्ट लाइन उसकी डिफाइन है। After completion of time, the firm is dissolved automatically. जैसे टाइम पीरियड खत्म, पार्टनरशिप खत्म। Still, if all partners agree, then time limit can be extended further. मतलब आगे टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं। फिर पार्टनरशिप फर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसा काम करते हैं। 2-3 कंपनी मिलके बड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लेते हैं, तो जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा तब तक पार्टनरशिप रहेगी। फिर ये प्रोजेक्ट खत्म तो पार्टनरशिप भी खत्म कर देते हैं। यहाँ कुछ खास वर्क कंप्लीट करने के लिए पार्टनरशिप किया जाता है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज एस्टैब्लिश्ड फॉर कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक जॉब, मतलब वर्क, then it is called partnership firm for a specific work. After completion of specified work, the firm is dissolved automatically. वो काम खत्म तो पार्टनरशिप खत्म। पार्टनरशिप फर्म ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, रोड, कैनल एक्सेट्रा, ये स्पेसिफिक वर्क पार्टनरशिप है। अब दूसरा ग्रुप लायबिलिटी के भी पॉइंट्स है। अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म विद लिमिटेड लायबिलिटी, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग वन पार्टनर ऑफ
firm, all other partners liability can be kept limited. एक पार्टनर की कम से कम अनलिमिटेड रहेगी, बाकी सबकी लिमिटेड हो सकती है. दूसरा, पार्टनरशिप फर्म विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी. In this type of partnership firm, the liability is unlimited for all partners. If debts मतलब कर्जा of the firm increases more than the asset of the firm, then each partner has to pay the debt of business even by selling personal properties. मतलब अगर कर्जा बढ़ जाता है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेच के भी लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा. फिर अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन, उसमें पहला है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. The partnership firm which is registered with the registrar of the firm, then such firm is called registered partnership firm. यहाँ पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 के हिसाब से रजिस्टर करवाना पड़ेगा. When a partnership firm is registered, such firm can approach court of law for the recovery of debt from the third party or person. मतलब रजिस्टर्ड फॉर्म होता है ना, तभी वो कोर्ट में जाके अपने पैसे की रिकवरी की बात कर सकता है. अगर अनरजिस्टर्ड है तो कोर्ट में किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता पार्टनरशिप फर्म. When the partnership firm is registered, such firm can approach court of law for recovery of debt from a third party or person. It is not compulsory to register a partnership firm, but it is advisable. रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल है, होना बेहतर रहेगा. Unregistered firm. When a partnership firm is not registered with the registrar of the firm, it is called unregistered partnership firm. For such firm, it is difficult to recover their debt through court of law. मतलब आप अपने डेट को रिकवर करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते. कौन सा फॉर्म नहीं जा सकता कोर्ट में? अनरजिस्टर्ड फॉर्म. अब रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. Registration of partnership firm can be done according to the Partnership Act of 1932. Registration of the firm is not compulsory, but there are certain disadvantages. अगर आप रजिस्टर नहीं करवाओगे तो कुछ डिसएडवांटेज होते हैं. If registration is not done, therefore registration is advisable. The state in which the firm is situated, there is a registrar of firm. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पार्टनरशिप फर्म गुजरात में है, तो उसमें गुजरात में एक रजिस्ट्रार होगा जो पार्टनरशिप को रजिस्टर करेगा, विच इज एन अपॉइंटेड ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट. एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करता है. फॉर रजिस्ट्रेशन नेसेसरी इंफॉर्मेशन आर टू बी फाइल्ड इन बाय ऑल द पार्टनर. रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे जिसमें सभी पार्टनर की साइन होगी. एंड द फॉर्म इज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार बाय पेइंग फीस. रजिस्ट्रेशन की फीस भी लगेगी. अब पहला पॉइंट है डिटेल्स इंक्लूडेड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म. मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या जानकारी देनी पड़ेगी. पहला तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ब्रांचेस ऑफ द फर्म. अगर आपकी ब्रांचेस होने वाली है तो उसके फर्म के ब्रांचेस के नाम और एड्रेस. फिर नेम एंड एड्रेस और टेलीफोन नंबर ऑफ द पार्टनर्स. डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ईच पार्टनर, मतलब कौन से पार्टनर ने कब एडमिशन लिया था पार्टनरशिप में, उसकी डेट. The ratio of profit and loss of each partner. सारे पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस आपस में कौन से रेशियो में शेयर करेंगे. डिटेल्स रिगार्डिंग द कैपिटल ऑफ पार्टनर. कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल बिजनेस में लाएगा वो जानकारी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में देनी पड़ेगी. ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, मतलब कितने लंबे समय तक आप पार्टनरशिप रखोगे, ये 7 जानकारी देनी है. आफ्टर कंसिडरिंग about details, the registrar register the firm and issues the certificate. ये सारी जानकारी चेक करने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, उसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. अब एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म. क्या क्या एडवांटेज है? 5 एडवांटेज है. पहला पॉइंट, फॉर रिकवरी ऑफ फर्म ड्यूज द फर्म कैन फाइल अ क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ. मतलब अगर आपका पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है तभी आप कोर्ट में जा सकते हो और किसी से पैसा रिकवर करने के लिए केस कर सकते हो. सेकंड, partner of the firm can file a case in the court of law against other partner or firm. मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस करना चाहता है या पार्टनर फर्म के ऊपर केस करना चाहता है तो भी पॉसिबल कब होगा? जब रजिस्ट्रेशन हुआ है तभी. थर्ड, a partner can demand justice from the court of law for his right and share. मतलब कोई भी पार्टनर न्याय के लिए कोर्ट में जा सकता है अपने पार्टनरशिप के राइट के लिए या फिर अपने प्रॉफिट के हिस्से के लिए. चौथा, the retiring partner by giving notice to public can free himself from his liabilities. जो पार्टनर पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा है वो पब्लिक को नोटिस मतलब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देगा कि मैं इस पार्टनरशिप से निकल रहा हूँ, बाद में उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी. The existence of the firm becomes public through registration. अगर आप अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हो
तो आपका एग्जिस्टेंस पब्लिक को पता चलेगा। तो एडवांटेजेस ये 5 है। अब पार्टनरशिप डीड, डीड मतलब रिटर्न अग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पार्टनरशिप डीड, एक अग्रीमेंट से पार्टनरशिप रिलेशनशिप बनता है। दिस डीड और अग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। रिटर्न अग्रीमेंट इज प्रेफरेबल, क्यों? लिखी हुई चीज है ना, उसको हम कोर्ट में प्रूफ या सबूत के तौर पे या एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओरल चीज का कोई प्रूफ नहीं रहता है। डिटेल्स इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड, पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आपका फर्म का नाम और एड्रेस। नेम एंड एड्रेस, एज, टाइप मतलब कौन सी टाइप का पार्टनर है, टेलीफोन नंबर ऑफ पार्टनर। तीसरा पर्पस एंड टाइप ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब किस लिए पार्टनरशिप बनाई है और क्या टाइप का बिजनेस होगा आपका। डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, मतलब कब आपने पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की थी और उसका टाइम पीरियड कितने समय तक का रहेगा। डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, मतलब कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल आएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इट इज टू बी मेंशन, मतलब अगर पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल आते हैं तो क्या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्या पार्टनरशिप हम हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी उसके बदले में। फिर पार्टनर्स बोरोइंग, अगर कोई भी पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, लोन दे सकता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग एंड द लिमिट, मतलब कितना इंटरेस्ट पार्टनर उस लोन पे चार्ज करेगा और कितनी लोन ले सकता है पार्टनरशिप पार्टनर से। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर, मतलब पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको उस पार्टनर को इंटरेस्ट कितना % मिलेगा। रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपस में पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स आपस में वर्क कैसे शेयर करेंगे। डिटेल्स ऑफ सैलरी, कमीशन और अदर फैसिलिटी ऑफ पार्टनर, मतलब कोई पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो उसको सैलरी देना है या नहीं देना है, उसको कमीशन देना है या नहीं देना है, ये इस पॉइंट में लिखा होगा। प्रोविजन फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब आप पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट कौन सी मेथड से बनाओगे, डबल एंट्री सिस्टम है या देशीनामा सिस्टम है एक्सेट्रा। फिर प्रोविजन ऑफ पावर फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट बनेगा तो किस पार्टनर के नाम पे बनेगा। एंड फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो बैंक के ट्रांजेक्शन में किस पार्टनर की साइन चलेगी वो इसमें लिखा होगा। द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसके बारे में 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में आएगा। पार्टनरशिप फर्म की मार्केट में जो वैल्यूएशन है उसे कहते हैं गुडविल। गुडविल की वैल्यू कितनी मेथड से कैलकुलेट होगी, कौन सी मेथड से कैलकुलेट होगी, वो इस पॉइंट में लिखा है। इसके बारे में अलग से चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में। फिर प्रोविजन ऑफ इंटरमीडिएरी फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब अगर आपस में पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाता है या फिर मतभेद हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, उसके टर्म्स एंड कंडीशन। साइनिंग अथॉरिटी फॉर वेरियस डॉक्यूमेंट, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे किस पार्टनर की साइन चलेगी। प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, नए पार्टनर को कब कैसे एडमिशन दिया जाएगा और कब कौन सा पार्टनर रिटायर हो सकता है उसके रूल्स। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। फिर प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ अ माइनर पार्टनर, क्या हम अपनी पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर मतलब 18 साल से छोटे पार्टनर को पार्टनरशिप में शामिल करेंगे या नहीं, वो इस पॉइंट में लिखा जाता है। फिर प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब जब फर्म बंद होगा तो हर एक पार्टनर को पैसा कैसे रिटर्न करेंगे उसके बारे में। द अबाउट डिटेल्स कैन बी शोन इन रिटर्न पार्टनरशिप डीड। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनरशिप एक्ट कम्स इनटू फोर्स ऑटोमेटिकली, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ऑटोमेटिकली। ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। द अबाउट डिटेल्स कैन बी शोन इन रिटर्न पार्टनरशिप डीड, ये तो हमने पढ़ा। in case of absence of partnership deed the partnership act come into force automatically। फिर डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, इस तरह से अब आप 11 में हायर सेकेंडरी में आ गए तो इस तरह से लिखना है। सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंस मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फिर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। पहले तो मीनिंग समझाना है, मतलब डेफिनेशन। When a person wishes to establish the business, arrange capital and bears loss and profit by himself, it is called sole proprietorship। जब एक ही पार्टनर बिजनेस एस्टैब्लिश करता है, कैपिटल खुद लाता है, प्रॉफिट एंड लॉस बेयर करता है, तो उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to run business by all।
या सभी पार्टनर साथ में मिलकर चलाएंगे, और बाय वन और ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, मतलब सबके बिहाफ पे एक पार्टनर एक्टिव रहेगा, एंड अग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, आपस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के लिए सभी पार्टनर अग्री करते हैं, मतलब सहमत होते हैं। ये दोनों की डिफाइन हो गई। नाउ नंबर ऑफ मेंबर्स, सोल प्रोप्राइटर में तो सिर्फ एक मेंबर होता है, देयर इज ओनली वन मेंबर। मिनिमम 2 पर्सन अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, क्लोज नंबर मतलब कंडीशन नंबर 464, number of partners in the partnership firm cannot be more than 100 members as per the government decision। पहले डिसाइड किया था तो 100 नंबर है, बट एज पर द गवर्नमेंट डिसीजन अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट ऑफ 2014 क्लॉज नंबर 10 मिसलेनियस रूल, नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर इज 50। पहले 100 डिसाइड हुआ था 2013 में, लेकिन बाद में 14 में थोड़ा सा चेंज करके उसको मैक्सिमम नंबर 50 कर दिया। फिर कैपिटल, कैपिटल इज ब्रॉट बाय द ओनर, सोल प्रोप्राइटर में एक ही ओनर होता है तो वही कैपिटल आता है। पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल एज पर द पार्टनरशिप डीड, जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा है उतना हर एक पार्टनर कैपिटल लाएगा। चौथा, एस्टेब्लिशमेंट, एनी पर्सन कैन एस्टेब्लिश अ लॉफुल बिजनेस, मतलब कानूनी बिजनेस, कानून के हिसाब से चले वैसा। एस्टेब्लिशमेंट इज बाय ओरल अग्रीमेंट और रिटर्न अग्रीमेंट, पार्टनरशिप ओरल या रिटर्न अग्रीमेंट से बनता है। डिसीजन इन सोल प्रोप्राइटरशिप, as there is only one owner, decision can be taken quickly। In partnership, as there are more than one partner, there is a delay in decision making। जब तक सभी पार्टनर्स अग्री नहीं होंगे तब तक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ओनली द ओनर हैज टू बेयर प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इसमें एक ही व्यक्ति का होगा प्रॉफिट या लॉस। एंड पार्टनरशिप में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर एज पर द पार्टनरशिप डीड। फिर रजिस्ट्रेशन, नो प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। अब पार्टनरशिप में क्या बोला है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बट नॉट कंपलसरी। फिर 8वां पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी, एज देयर इज ओनली वन ओनर सीक्रेसी इज मेंटेन, और उसमें क्या आएगा, एज देयर आर मोर देन वन पार्टनर मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी इज लेस, मतलब सीक्रेसी मेंटेन होने का चांसेस बहुत कम है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, एज एंड व्हेन ओनर डिसाइड ही कैन ट्रांसफर हिज शेयर, मतलब प्रोप्राइटर में अगर ओनर चाहेगा तो अपना हिस्सा किसी को भी दे सकता है, बेच भी सकता है। फिर इसमें पार्टनरशिप में क्या होता है, इफ देयर इज अ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स अगर परमिशन दे, देन ओनली अ पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर, तभी वो अपना ओनरशिप किसी को दे पाएगा, जब सारे पार्टनर्स परमिशन देंगे तब। रिस्क, 10 पॉइंट, रिस्क ऑफ बिजनेस आर बोर्न बाय द ओनर, सिर्फ एक ओनर होता है वही रिस्क उठाता है। रिस्क ऑफ फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, सारे पार्टनर्स में रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये समरी और बाद में एक्सरसाइज है। तो यहाँ ये चैप्टर एंड होता है, मैं वीडियो बंद करता हूँ।